देखिए वो है ना कि बड़ा एक मशहूर शेर था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ये ऐलान हुआ है सच बोलो, और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। अब आप बताइए, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये किसने कहा था? ये उकसाने वाले नारे थे। ये कौन हमारे देश के बड़े महानायक स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने कहा है ना। कोई वजह हो रही होंगी जिसलिए कहा। इसी सदन के अंदर बहुत कुछ, अभी जिस चीज़ का जिक्र जो है मुमताज़ आलम रिजवी साहब कह रहे थे, इसी सदन के अंदर एक चुने हुए सांसद को भाजपा का एक दूसरा सांसद किस लफ्ज़ों से अपमानित करता है वो सदन में नहीं देखा लोगों ने। एक चुने हुए सांसद के साथ कैसा आपका बिहेवियर है, कैसा एटीट्यूड है, वो आप लोगों ने नहीं देखा, आंखें बंद कर लेंगी। यूएस की एक बड़ी रिपोर्ट कहती है, इंटरनेशनल वो फ्रीडम की रिपोर्ट है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर बनाते हैं वो, उसमें बाकायदा इस चीज़ का जिक्र करा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है। अब आप बताइए, सरकार से मिलने वाली जो स्कॉलरशिप होती थी, माइनॉरिटीज़ का बजट जो था वो घटाती चली जा रही है सरकार, उसके बाद कह रहे उत्थान है। अच्छा, स्कूल बंद कर रहे हैं सरकारी, कितने लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए, उस पर बात ना हो पाए। आज रुपए की जो हालत हो गई है उस पर चर्चा ना हो पाए, इसीलिए इश्यूज बनाए जा रहे हैं। जहां तक जिहाद के ताल्लुक से बात करी गई है, उस बात को बिल्कुल वाज़े तौर पे महमूद मदनी साहब ने कहा है, जिहादी और फसादी में फ़र्क होता है। जिहादी में और आतंकवाद में फ़र्क होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये तो सभी कह चुके हैं। अब आप उस नैरेटिव को, अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को चलाना चाहते हैं, बग़ैर मुसलमानों को क्रिटिसाइज करे हुए, बग़ैर उनको बदनाम करे हुए, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाए हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। ये नैरेटिव चलाते रहेंगे, नए नए एजेंडे और प्रोपोगंडे लेकर के मार्केट में आते रहेंगे। तो मूलभूत समस्याओं पे बात ना हो काम करते हैं। मोहम्मद जो मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं? वो तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो उन्होंने क्यों नहीं उठाया उन्होंने डॉलर का मसला? इस संसद में क्या किसी ने रोक दिया था? क्यों नहीं उठाया उन्होंने मसला कि आप देश में सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं उस पर बात करिए। उन्होंने मसला उठाया कि जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी थी वैसे ही वक्त आ गया है कि अब हमें लड़ाई लड़नी होगी। इस पर सवाल पूछ रही हूँ ना आपसे। आजादी के वक्त के हालात से आप आज के हालातों को क्या कंपेयर कर सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, इस देश के अंदर जो अब माहौल क्रिएट करा जा रहा है, नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है, बेसिक मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, उन मुद्दों को ले करके आपको अपनी आवाज संवैधानिक तौर पे बुलंद करनी होगी। तो क्यों नहीं करी? बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा? सदन के अंदर रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, आप नहीं देख रहे हैं? सदन के बाहर भी हो रहा है। नदवी साहब और सदन के बाहर नदवी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब वो जो कहते हैं, भाई उठाए ना मसले, कौन रोक रहा है? अभी यहाँ खड़े होकर जवाद साहब आपने ही कहा ना मुझसे कि इस देश के लिए मसले ये हैं कि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है, क्यों यहाँ पर गरीबी बढ़ती जा रही है, तो उठाए ना। क्यों नहीं उठाते हैं जिम्मेदार नेता? अरे हम उठा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, दिखाए ना। आप ये बताएंगे कि जिहाद क्या होता है, आप ये बताएंगे कि आजादी के वक्त हमने जैसी लड़ाई लड़ी थी हम लड़ेंगे। लोगों को, मीडिया के मेरे बंदे लोगों को दिखाए ना। जवाब साहब कि आप सेलेक्टिवली पिक एंड चूज करते हैं। आप मैं आरोप तो आप लोगों पे भी लगा सकता हूं। अब लगाइए आप आरोप। आपके आरोपों से ना मुझे फर्क पड़ता है, ना मुझे फर्क पड़ता है और ना मेरी संस्थान को फर्क पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं मेरी सच्चाई जानती हूँ। और ऐसे ही अगर आप अपने मुल्क के मसले को जानते होते, सुनिए ना, अगर आपको अपने मुल्क से प्यार है, सुनिए, मुझे बहुत प्यार सुनिए ना, आपको मुल्क से प्यार है, अरे आप सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा आपको प्यार। मैं तो यहाँ आंक नहीं सकती बैठ कर के आपको ज्यादा मुल्क से प्यार है कि मुझे प्यार है, क्या फैज खान को प्यार है या परवेश चौधरी जी को प्यार है। मैं तो आंक नहीं सकती, मेरे पास कोई मेजरमेंट मशीन है नहीं। सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए। अरे तो बोलिए ना अपने जिम्मेदार नेताओं को। आप तो जिहाद की बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि जिहाद की बात तो अभी हो रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो दर हकीकत जिहाद की बात इससे पहले दर हकीकत जो चीजें इस वक्त ला करके रखी जा रही हैं, जो समाज के अंदर इश्यूज लेकर के आए जा रहे हैं,
वो बताइए कि जानबूझ करके खास तौर पे माइनॉरिटीज को और मुसलमानों को टारगेट, जैसे उदाहरण के तौर पे बीफ को लेकर के टारगेट करा जाता है मुसलमानों को, दाढ़ी टोपी के नाम पे टारगेट करा जाता है मुसलमान। नहीं करा गया, बता दीजिए, नहीं करा गया। अरे बता दीजिए, अरे तमाम तरीके की मुझे बता दीजिए। चलिए आज अच्छा चलिए, मुझे बताइए दाढ़ी टोपी को लेकर कहाँ किसको टारगेट किया? यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनके खिलाफ जो FIR भी हुई कि खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, ये नया चीज है। अब देखिए होगी तकलीफ, क्यों पढ़े? क्या संविधान के अंदर इजाजत नहीं है मुझे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की? कानून के दायरे में काम हो रहा है ना। अच्छा चलिए मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा सुनिए, अच्छा एक मिनट सुनिए। मोहम्मद फैज खान साहब, अगर कानून का राज्य होता तो संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए ना। अगर देखिए एक तरफ आप कहते हैं, एक बार आप कहते हैं मुल्क से प्यार करता हूँ और उसी मुल्क में सड़कों पर उतरने की बात करते हैं। आप जाइए ना, कोर्ट है, कानून है, इस देश में इतने सारे प्रावधान है, खटखटाइए ना। मैं कोर्ट के मुतालिक से एक बात कह दूं, इस देश के अंदर पहली बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर आकर के निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो महमूद बदरी ने बात कही थी, तब कहाँ चले गए? तो मतलब यकीन नहीं है ना कोर्ट पर? आपको कोर्ट पर यकीन नहीं है ना? अरे हम थोड़ी ना कह रहे हैं, जिन सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने कहा उसके हवाले से क्या आपको यकीन नहीं है? ये बता दीजिए। मानेंगे नहीं आप? जवाब दीजिए। कोई दलील दे लूं मैं, मानने को तैयार नहीं होंगे। बस मुझे इतना बताइए, दाढ़ी टोपी को लेकर के आपको भी टारगेट किया गया है? बहुत सारी अतार्किक असंगत बातें कही गई, मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था, मेरे बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। संसद भवन के पास खड़ा हूँ, दिल्ली के हृदय में खड़ा हुआ हूँ, दाढ़ी रखकर खड़ा हूँ, टोपी पहनकर खड़ा हूँ। मुझे किसी ने टारगेट नहीं किया, ना पहले किया ना आगे करेगा। भारत में पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। जिन्ना की भाषा जो लोग बोल रहे हैं ना, वो देश में अव्यवस्था और गृह युद्ध लाना चाहते हैं। हिंदू को हमारा खाना पसंद नहीं है, हिंदू को हमारा पहनना और हमारी इबादत का तरीका पसंद नहीं है, तो हिंदू ये देश छोड़कर चले जाएं। अरशद मदनी कह रहा है, जिन्ना ने यही बात कहकर पाकिस्तान लिया था। देश में गृह युद्ध ये कराना चाहते हैं, कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वंशज हूं। झूठ कहते हैं। वंदे मातरम को ये लोग मुर्दा कौम का गीत कहते हैं। अब विक्टिम कार्ड ये लोग कैसे खेल रहे हैं, देखिए। गोधरा कांड भूल गए आप, गुजरात दंगे याद रखे, जो कि राम भक्तों को कैसे ट्रेन में जिंदा जलाया गया था, वो आप भूल गए। कश्मीर में आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे पवित्र कलमे का गंदा इस्तेमाल करके आतंकवादियों ने वहां आतंक फैलाया, हिंदू भाइयों को खत्म कर दिया। मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवारों को खत्म कर दिया, केरल से हिंदुओं को खत्म कर दिया। और यदि बाबरी ढांचे पर आओगे, 500 साल पुराने इतिहास लेकर आओगे, तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आकर क्या किया, महमूद गजनवी 1000 से 125 के बीच आकर क्या किया, 1191 1192 मोहम्मद गौरी ने क्या किया, 1398 तैमूर लंग ने क्या किया, नादिर शाह 1739 में क्या किया, 1526 बाबर ने क्या किया, 1761 अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, और 16 अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे किया और हिंदुओं का कत्लेआम किया। पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, 5000 मंदिर तोड़े। आज हमारा हिंदू भाई कह रहे हैं एक काशी दे दो, एक मथुरा दे दो, तुम्हारे सीने में सांप लौट रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़कर हमारे हिंदू भाइयों ने एक अयोध्या का मंदिर लिया, पूरी लीगल प्रोसेस करके। आपके सीने में सांप लौट रहा है। और नमाज पढ़ने की एक जगह होती है, प्राची जी, मैं भी मुसलमान हूँ, कहीं पर भी नमाज मुसल्ला बिछा के नमाज नहीं पढ़ने लग जाऊंगा। मस्जिद होती है, घर होता है, स्थान होता है, मैं परमिशन लूंगा, आपके स्टूडियो में भी आऊंगा, कहीं पर भी नहीं पढ़ सकते। इतनी यात्राएं जो निकलती हैं वो सब परमिशन लेकर के, अरे सब परमिशन लेके करते हैं भैया, सारी परमिशन लेके। हाँ बस ये है, सब परमिशन लेके होती है। सुनिए, अच्छा सुनिए, अभी अरे सुनिए ना जवाब साहब, अच्छा रुक जाइए।